नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल में आपका स्वागत है। ईरान के खिलाफ अमेरिका अब आगे क्या करेगा? युद्ध रोकेगा या हमले करेगा? हमने बीते दिन आपको हल्ला बोल में बताया था कि कैसे आज सुबह भारतीय समय के अनुसार लगभग सुबह के 6-7 बजे राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन होने वाला है। वो संबोधन हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बावजूद सस्पेंस बना रहा। सब सोच रहे थे कि पता नहीं राष्ट्रपति ट्रंप क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म होगा, रुकेगा या और लंबा खींचने के वो मूड में लग रहे हैं। तो 2-3 हफ्ते की बात वो लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक हमले जारी रहेंगे। उनका ये भी दावा है कि ईरान अब बर्बाद हो चुका है। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले के सारे उद्देश्य पूरे हुए? अब तो ट्रंप दुनिया के देशों को ललकार कर कह रहे हैं कि जिसे जरूरत हो जाकर हॉर्मुज खुद के लिए खुद ही खुलवा ले। मतलब वो हॉर्मुज से हाथ खींचने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी 6 अप्रैल की डेडलाइन का क्या हुआ? उधर ईरान का तेवर जस का तस है। ईरान की सेना के प्रमुख की धमकी है कि ईरान में जमीनी कार्रवाई हुई तो दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को खुला खत लिखकर युद्ध पर सवाल उठाया। अब सोचिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू लिखते थे ईरान के लोगों को कि आप सड़कों पर निकले, इस रिजीम को बदले। लेकिन अब पेजेश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो चिट्ठी लिख रहे हैं अमेरिकियों को और अमेरिकियों से कह रहे हैं कि भाई आप समझिए कि आपके मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या ईरान की रणनीति के आगे ट्रंप के सारे दाव फेल हो रहे हैं? ईरान से टक्कर में ट्रंप पड़े हैं चक्कर में। यही है हल्ला बोल का आज विषय। पहले ये रिपोर्ट। दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका को राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन से युद्ध पर कोई निर्णायक बात सुनने को मिलेगी। लेकिन 20 मिनटों के भाषण में ट्रंप सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते रहे। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. ट्रंप ने कहा कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर कोरिया, वियतनाम और इराक युद्धों में बर्बाद हुए समय के मुकाबले ईरान में युद्ध के तो बस महीने भर हुए हैं। We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. ट्रंप ने अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान के साथ युद्ध जारी रखने की बात तो की, लेकिन हॉर्मुज से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जिन देशों को जरूरत हो वो जाकर हॉर्मुज खुलवाएं। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकने की ईरान की शर्त कायम है। ट्रंप के संबोधन के पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के लोगों के नाम खुला खत लिखा। पेजेश्कियान ने अमेरिकियों से पूछा कि क्या ये युद्ध उनके हित में है। पेजेश्कियान ने चिट्ठी में लिखा है कि क्या निर्दोष बच्चों का नरसंहार, कैंसर उपचार से जुड़ी औषधि निर्माण इकाइयों का विनाश या किसी देश को पाषाण युग में वापस भेज देने की धमकी देना अमेरिका की वैश्विक साख नहीं घटाता। उधर ईरान के सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मुसावी ने धमकी देते हुए कहा है कि जमीनी लड़ाई हुई तो दुश्मन का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा, जबकि IRGC तो अब अमेरिका के सरेंडर की डींग भरने लगा है। कुर्दिश लड़ाकों की सीधी चेतावनी है कि ईरान को अस्थिर करने की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये धमकी ईरान इराक सीमा पर बढ़े तनावों के बीच आई है। हालांकि जब ईरान और उसके समर्थकों का ये तेवर बना हुआ है, तब ईरान की बर्बादी भी साफ दिख रही है। ये ईरान के इस्फहान में एक सैन्य ठिकाने पर हमले के बाद की तस्वीरें हैं। इस्फहान के बहारिस्तान में हुआ हमला कितना जोरदार था, आग के गोले इसकी गवाही दे रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले इस्फहान में ये इस हफ्ते दूसरा हमला है। उधर
जब ईरान लगातार हमलों से घायल है तो उसका पलटवार इजराइल के हालात भी बिगाड़ रहा है। ये इजराइल का बने ब्राक का इलाका है जहां ईरानी हमले से पानी की सप्लाई लाइन बाधित हुई। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ईरान अब जिस बातचीत की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे थे, ईरान कह रहा है कि हम सीज फायर को स्वीकार नहीं करते। तो ईरान के सख्त तेवर दिख रहे हैं और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर हमें स्वीकार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें सीज फायर स्वीकार नहीं है। अब इसको भी समझना पड़ेगा। एक दिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान कहते हैं कि हम समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं अगर हम पर हमला रुक जाए, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत में विश्वास नहीं है। ईरान को सीज फायर स्वीकार नहीं है और यह खबर है कि शांति बहाली में मदद करने को रूस तैयार है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो ये क्लेम करते हैं कि तमाम जो युद्ध हैं, 8 युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, लेकिन 9वां युद्ध जो उन्होंने खुद ही शुरू किया है, वो अब ऐसा लगता है कि उनको रशिया की जरूरत पड़ेगी इसको खत्म कराने में। शांति बहाली में मदद करने को तैयार है, ये रशिया का कहना है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति। जल्दी से एक बार शुरुआत आपसे कर लेते हैं सिद्धार्थ यादव जी, क्या स्थिति है और भारत सरकार इसको कैसे देख रही है? देखिए, दिलचस्प बात तो यह है कि पहले ये युद्ध हो रहा था न्यूक्लियर पावर, ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए, फिर मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करने के लिए युद्ध बना, फिर उसके बाद से अब ये हॉर्मूज जो कि पहले खुला हुआ था उसको ब्लॉक करवाने के बाद खुलवाने के लिए युद्ध चल रहा है। तो क्या लग रहा है? ऐसा तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लंबा खींचेंगे, कह रहे हैं 2-3 हफ्ता भी और चलेगा। ईरान कह रहा है कि हमको सीज फायर नहीं चाहिए, हमको विश्वास ही नहीं है अमेरिका पर। अंजना जी नमस्ते और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये युद्ध एक अनप्रेसिडेंटेड और एक डायनेमिक सिचुएशन का युद्ध है। आप इसको लंबे समय से कवर कर रहे हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स आपके शो पर बैठे हुए हैं वो इस पूरे सिचुएशन को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे इस युद्ध के अंदर जहां डे 1 से जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वॉर थे उनको लेकर के क्लैरिटी खोजी जा रही थी, पर उसको लेकर के अनसर्टेनिटी थी। जो इम्पैक्ट था उसको लेकर के क्लैरिटी खोजी जा रही थी, पर उसको लेकर के अनसर्टेनिटी थी। और जिस प्रकार के डायनेमिकली सिचुएशन पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर जोन में बदल रही थी और जो पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट था वो जिस प्रकार से बदल रहा था, तो मुझे लगता है कि भारत ने भी अपने देश के नाते बहुत सजगता के साथ इस डायनेमिक सिचुएशन को हैंडल करने का काम किया है। सीसीएस की बैठकें लगातार चल रही हैं और हम लोग लगातार भारत की एनर्जी नीड्स को सिक्योर करना, भारत के लोगों की जरूरतों को सिक्योर करना, और मुझे लगता है कि प्राथमिकता भी किसी भी संप्रभु देश को, किसी भी सोवरेन कंट्री को ऐसे समय में यही रखनी चाहिए। ये युद्ध किसी और जाएगा, ये तो एक विश्लेषण का विषय हो सकता है या फिर आप और हम लोग मिलकर के इसका एक आकलन कर सकते हैं, पर एक बात तय है, इस युद्ध का इंपैक्ट भारत पर मिनिमम हो, इस युद्ध का इंपैक्ट भारत के लोगों पर मिनिमम हो, हमारी एनर्जी नीड्स सिक्योर्ड रहें और हमारी जो भी भारत के लोगों की जरूरतें हैं उस पर आंच ना आ सके। यह भारत सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको सुनिश्चित किया। ठीक है, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि सैयद जमीर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त तेहरान से जुड़े हुए हैं। जमीर साहब, अविश्वास है अमेरिका से पर, इसलिए हम सीज फायर हमको स्वीकार नहीं है, तो फिर क्या कीजिएगा? मतलब क्या है कोई एंड गेम तो होगा ना, या युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? आपको पता है अमेरिका का कितना तेल निकलता है हॉर्मूज से? कितना उसका? 5%, 7%। बाकी देशों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आप बन रहे हैं। हॉर्मूज पर बातचीत में शामिल होगा भारत, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जारी की गई बात है, जिसमें विदेश सचिव शामिल होंगे हॉर्मूज पर चर्चा में। ब्रिटेन का कई देशों को बातचीत का न्योता है, इसमें एमईए भी बातचीत करेगा, विदेश सचिव बैठक में शामिल होंगे। तो ये भारत के नजरिए से सही खबर है। यही मेरा सवाल भी है और ये सवाल उससे और भी मजबूती होता है, क्योंकि देखिए अमेरिका का 5-7% जाता है, आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर ये युद्ध नहीं खत्म करेंगे, हॉर्मूज नहीं खोलेंगे, तो भारत और अनेकों ऐसे देश जिनका वहां से सामान जाता है उनको दिक्कत हो रही है। अमेरिका को क्या, अमेरिका के 10 अलग रास्ते, 7% खाली यहां से गुजरता है उसका। बोलिए जमीर अब्बास जी। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब आपको अर्ज करते हैं तमाम पैनलिस्ट को भी और तमाम व्यूवर्स को भी।
सबसे पहली चीज ये है कि ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया है, ईरान पर ये युद्ध थोपा गया है। दूसरी चीज ये है कि ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया। एक साइकिल है ईरान में, ये डिस्कशन है, एक्सपर्ट ओपिनियन इस बात की है कि ईरान 2 बार नेगोशिएटिंग टेबल पर आया, दोनों बार ईरान के ऊपर हमला हुआ, फिर पॉज किया गया, फिर उसके बाद गुफ्तगू हुई, सीज फायर, गुफ्तगू, नेगोशिएशन, फिर से हमला। ईरान कह रहा है कि ये बीच का जो साइकिल है इसको एक बार खत्म करके ये बार जंग निर्णायक जंग होगी और अमेरिकन प्रेजेंस पूरे वेस्ट एशिया से खत्म होगी। ठीक है, ये जंग एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि एकदम आर पार की जंग होगी, तो आपकी आर पार की जंग के लिए आपके एंड गोल्स क्या हैं? क्या हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमने अचीव कर लिया? 2 चीजें ईरान की इंपॉर्टेंट है। एक, ईरान थ्रेट महसूस न करे कि ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है, इसके लिए अमेरिकन बेसिस का वेस्ट एशिया से खत्म होना जरूरी है। अगर ईरान ये सिचुएशन में दोबारा चला जाए कि 6 महीने के बाद दोबारा ईरान पे हमला होगा, ईरान इस प्री वॉर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान इस जंग को वहां तक लेके जाएगा जहां तक अमेरिका और इजराइल फिर कभी तमन्ना ना करे ईरान में हमला करने के लिए। ये ईरान के लिए बिल्कुल ये तो आपने एकदम ये ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीज बोल दिया ना कि कभी फिर तमन्ना ना करें। मतलब ट्रंप के बारे में जेडी वैंस तो कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, ईरान बैठ के प्रेडिक्शन कर लेगा कि फिर तमन्ना ना करे कभी अटैक करने का नेतन्याहू। मतलब ऐसा है कि इसको लड़ते रहना है बर्बादी तक। चलिए जल्दी से प्रमित जी से एक रिएक्शन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके। प्रमित जी, वो सही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक साइकिल में फंसा देते हैं। गुफ्तगू, अटैक, गुफ्तगू, बातचीत, सीज फायर, गुफ्तगू, कुछ मतलब आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। आज धड़कनें तेज हुई थी कि नहीं जब सुबह में उनका राष्ट्र के नाम संदेश आने वाला था? मैडम, जो अपेक्षित था, उन्होंने जो कहा कि डी एस्केलेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड, उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए कि 90% ऑफ देयर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन टोटली डिसमेंटल्ड। उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूर्ण रूप से डिसमेंटल कर दिया गया है। ये टीवी पर आकर मुस्कुराकर बड़ी बातें करना कि नहीं ईरान अपने तर्ज पे करेगा, ईरान कभी झुकेगा नहीं, ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान जीत रहा है, ये सब बेबुनियाद बात है मैडम। हकीकत, जमीनी हकीकत ये है कि उनके 150 से ज्यादा नेवल वेसल्स खत्म हो चुके हैं, उनकी नेवल पावर जीरो में तब्दील हो चुकी है, उनके 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खत्म हो चुके हैं, उनकी एयर पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज 90% खत्म हो चुकी है। और उसके अलावा उनके 2-3 चीजें जो है, अभी यूरेनियम का जो एनरिच यूरेनियम उनके पास में है वो जरूर उनके पास में है, और कुछ चीजें जो उनके पास में अभी भी, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की स्टाइल बहुत क्लियर है, पैटर्न क्लियर है, दैट वी विल अटैक, वी विल डोमिनेट एंड देन वी विल गो टू निगोशिएट विथ पोजीशन ऑफ पावर एंड पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इसके तरह से हम हमेशा निगोशिएट करते हैं, और अब निगोशिएशन जो होगा वो अमेरिका के तर्ज पे ही होगा। उनकी जो पहली जो लीडरशिप थी वो पूर्ण एलिमिनेट हो चुकी है। अब जो सेकंड लेयर की एक खास बात यह है कि अभी जो सेकंड लेयर की अभी जो इनकी लीडरशिप है वहां पर रेजिम की, उसमें कई लोग अमेरिका एजुकेटेड है, वेस्टर्न एजुकेटेड है, बैक चैनल डिप्लोमेसी से उनके थ्रू बात हो रही है। लारीजानी के पास भी वेस्टर्न एजुकेशन था, लारीजानी को तो मार गिराया जो सचिव थे उनके सिक्योरिटी काउंसिल के, जो वेस्टर्न एजुकेशन के वेस्टर्न एजुकेशन वाले थे, जो हार्ड लाइनर्स थे, उनको एलिमिनेट किया गया है। जो मॉडरेट है उनसे बात हो रही है, और जब रजीम आज अब जो सत्ता में आएंगे वहां पर अगले कुछ हफ्ते में, वो अमेरिका के फेवर के लोग रहेंगे। या आप पूर्ण रूप से देखेंगे अमेरिका यही चाह रहा है कि हमारे फेवर के लोग वहां बैठे, तब हम सत्ता का हस्तांतरण करें और उनसे बात चालू रखें। सैयद जमीर साहब, देखें, वॉर के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर है कि होर्मुज का कंट्रोल किसके पास है, और अब्राहम लिंकन इस वक्त 1000 किलोमीटर दूर है। 1 महीना हो गया है, इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग है तो होर्मुज के नजदीक आई क्यों नहीं, ये एक सवाल है। जेरार्ड फोर्ट जो इनका था वो इन लोगों ने लाए थे, पहले ग्रीस ले गए, अब क्रोएशिया ले गए, और उनके खुद के ही सोल्जर्स ने उनकी वो लॉन्ड्री को जला दिया। नेवी में इन लोगों की ये हालत है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि इनके 13 मिलिट्री एयरबेसेस तबाह हो गए हैं, इनके सोल्जर्स होटल में ऑन द रन है, वर्किंग रिमोटली हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि इन लोगों के जो मेन सोल्जर्स हैं वो इस वक्त ऑन द रन है। तो ये इनकी मिलिट्री पर आप भी तो कुछ फहमी ही पाल बैठ रहे हैं ना सैयद जमीर साहब, आप भी कुछ फहमी ही पाल बैठ रहे हैं कि भैया
अमेरिका जैसे पार को आपने ध्वस्त कर दिया है, ये भी तो ज्यादा ही हो गया। थोड़ा बहुत ठीक ठीक लगा लीजिए। आपको भी पता है कि ईरान की क्या स्थिति है, कितनी बॉम्बिंग्स हो रही है वहां पर। देखिए, ईरान ने जो लड़ाई की, एक खबर इस वक्त आ रही है, आपको टोक रही हूं। 70 लाख ईरानी अमेरिका से लड़ने को तैयार। ये देखिए, एक के बाद एक अब डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर बागेर कालिबाफ का ये बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 70 लाख जो ईरानी हैं वो अमेरिका से लड़ने को इस वक्त तैयार है। तो जो चर्चा होती है कि कुल मिलाकर जो पूरी सेना है, उनकी जो सैनिक हैं वो 10 लाख के करीब है, वो कह रहे हैं 70 लाख लोग यहाँ पर तैयार हैं अमेरिका से लड़ने के लिए। वहीं हमने आपको बताया कैसे हॉर्मुज पर बातचीत के लिए MEA को इंग्लैंड से न्योते के बाद विदेश सचिव उस बैठक में शामिल होंगे। और तीसरी खबर इस वक्त की बड़ी यही है कि अगर आप देखिए तो अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो सीधा कह रहे हैं कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, युद्ध विराम नहीं चाहिए, हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। तो आपको भी तो सैयद जमीर साहब थोड़ा ठीक ठीक करके लगा लीजिए। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे आपने अमेरिका को ध्वस्त ही कर दिया है। मैं अंजना जी आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ, CNN की रिपोर्ट बता रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गलत कोट कर रहे हैं सैयद जी, आप मुझे फैक्चुअली बताइए। नहीं, मैं भी फैक्चुअली बताती हूँ। क्या ईरान पर अब फूल बरसा रहा है इजराइल और अमेरिका? अरे भाई, वही अटैक्स चल रहे हैं ना, अभी भी डेली अटैक्स हो रहे हैं ना। तो अभी निर्णायक जगह पर तो पहुंचा नहीं है। ये सच है, ये सच है कि हॉर्मुज तक अभी नहीं प्रमित जी, हॉर्मुज पे तो नहीं जा रहे आप। अब तो आप कह रहे हैं कि फ्रांस और जो बाकी देश है, जिनको नेटो देश है, जिनको तेल चाहिए, वो अपना छुड़ाओ। आपको तो पहले से पता था कि हॉर्मुज बंद कर सकता है। हॉर्मुज से आपका चूंकि ट्रांसपोर्ट कम होता है, इसलिए आप उसकी चिंता नहीं कर रहे। और अब आप भाई, अमेरिका ये छवि बनाता है ना कि हम दुनिया को सिक्योरिटी देते, तो काहे का सिक्योरिटी? पहले तो ये खुला हुआ था। ये पहले की बात थी। इस रजीम ने बहुत क्लियर कर दिया है कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अमेरिकाज फर्स्ट, अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। अमेरिका मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगा, अमेरिका पूरी दुनिया के बारे में बाद में सोचेगा। लेकिन हाँ, हमारे जो मित्र हैं, कितने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। नहीं प्रमित जी, प्लीज कर क्या रहे हैं? मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है? लगता है टॉप से वो कंफ्यूजन आप सब में पहुंच गया है। क्यों भाई, क्यों चाहिए किसी देश में अमेरिका का फेवरेबल लीडरशिप? क्यों चाहिए? क्योंकि मैडम आप क्यों तय करेंगे कि ईरान में कौन टॉप लीडरशिप में बैठेगा? नहीं, हमको वो लीडर नहीं चाहिए ईरान में जो साल में 10 बार कहे कि डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल, और हमारे खास मित्र इजराइल को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। ऐसे लीडरशिप हमको ईरान में नहीं चाहिए। और वो केवल बात नहीं कर रहे थे मैडम, हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू वो मिसाइल्स कंटिन्यूस दाग रहे थे। और कुछ साल पहले जो अक्टूबर में देखा, 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार गिराया, उसमें कई अमेरिकन नागरिक भी मारे गए। तो जब इस तरह के अटैक्स हमारे ऊपर वारंवार ईरान की मदद से होते हैं, तो ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट करना ये बिल्कुल जायज है। इसलिए ये वॉर भी जायज है। काफी लोग अमेरिका में इस वॉर को जायज इसलिए ठहराते हैं क्योंकि खतरनाक एक रजीम थी जो पूरे एंटी अमेरिका नैरेटिव के साथ सालों से काम कर रही थी, और उसको एलिमिनेट करने से अमेरिका आज भी सेफ हुआ है और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सेफ हुई है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं और यहाँ के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक भी कह रहे हैं। ठीक है, मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपका रिएक्शन इन दोनों की बातों पर, एक एक करके अन्य मेहमानों के पास आ। इसके बाद दीपक वोरा जी। जय हिंद फर्स्टली। और दूसरी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एड्रेस था वो बिल्कुल लाइंस पे था, लाइन पे एक्सपेक्टेड था। कहीं ना कहीं अमेरिका का जो नैरेटिव है, जो बबल है, वो बर्स्ट हो गया कि ये वॉर जो है, मॉरल वॉर जो अमेरिका लेके चल रहा था हाई ग्राउंड, वो बर्स्ट हो गया जो ईरान ने रिएक्शन दिया। और दुनिया के अंदर एक परसेप्शन बन गया कि अमेरिका जो है वो अब बैकफुट पे है और ईरान जो है वो अब हावी हो रखा है। एक परसेप्शन बन गया, और एक परसेप्शन ये भी बन गया कि ये लड़ाई बिल्कुल इलीगल है, अनवांटेड है और दुनिया में इसकी हाहाकार मची हुई है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो होम कंस्टिट्यूएंसी है, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको एड्रेस कर रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि लड़ाई जैसे उन्होंने सोची वैसे जा रही है, और वो साथ में नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने पूरे के पूरे कंपैरिजन दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये वो, ताकि लोगों को लगे कि इतना जल्दी लड़ाई नहीं खत्म होती है। तो दो बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि वो नैरेटिव, दूसरी बात यह है कि देखिए बैकफुट पे बेशक हो अमेरिका, लेकिन अमेरिका की मिलिट्री पावर को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते जितना हम लोग सोच रहे हैं। हॉर्मुज पे मैं बाद में आता हूं। सबसे पहली बात तो है कि अमेरिका जो है डिस्ट्रक्शन तो कर रहा है ना, अपने एयर से स्ट्राइक कर रहा है, और हैवी करेगा, और अगर नहीं बात बनी तो और भारी करेगा। तो तबाही तो ईरान की है।
अमेरिका पे इकोनॉमिक इतना डेंजर नहीं है जितना जितना हमें यहाँ दिखाया जा रहा है। उनके यहाँ मॉडरेट प्राइस राइज है। अगर कल का वर्ल्ड का इंडेक्स चेक करें, अमेरिका के यहाँ, अमेरिका हुआ, इंडिया हुआ, ये 3-4 कंट्री है जहां मॉडरेट है। कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल लो इन्फ्लेशन गया है, जिन पे जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे रशिया वगैरह है, बिल्कुल लो इफेक्ट है। लेकिन ये कंट्रीज पे मॉडरेट है। जिन कंट्रीज पे हैवी है उन कंट्रीज को चिंता होनी चाहिए। जहां तक हॉर्मुज की बात है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की सोची समझी चाल है ताकि दुनिया अमेरिका से गैस ले, अमेरिका से ऑयल ले और इस यहां से कम ले। और सबसे बड़ी डिचिंग तो उन्होंने अपने पार्टनर्स को की है, बाकी छोड़ो जिसको नहीं चाहिए। पर जो उनके बलबूते पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई पूछे प्रेसिडेंट ट्रंप से, कुवैत कहां से भेजेगा भाई, सऊदी अरेबिया कहां से भेजेगा, यूएई कहां से भेजेगा? अगर हॉर्मुज ब्लॉक्ड है तो वो भेजेंगे कहां से? उनकी शिप इसका जवाब दीजिए प्रमित जी, इसका जवाब दीजिए। ये मतलब ये अरब देशों को तो आप सिक्योरिटी की गारंटी देते थे ना। एक लास्ट मैडम, जो ऑब्जेक्टिव है ना दयाल साहब, वो अभी भी छुपे हुए हैं, उनको वो हासिल करेगा, इसका टाइम मांग रहा है। दयाल साहब, शॉर्ट टर्म में आपकी बात में मानने को तैयार हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर देखें तो जिस दिन ईरान के पास हर दिन यही आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते रहते हैं। मैडम देखना तो पड़ेगा ना, वास्तविक देखना कैसे पड़ेगा सर? क्या गैस की कीमत बढ़ेगी, लोगों के घरों तक प्रॉब्लम पहुंचेगी। मैडम सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो, अरे दयाल साहब, जो रजीम, दयाल साहब 2 मिनट हमको, आप मेरी भी तो सुनिए दयाल साहब, जो रजीम अपने 25,000 लोगों को खुद को मार सकती हो 7 दिन में, अगर जो डिस्ट्रॉय कर ले, अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड अपनी ऑयल रिसोर्सेज सारी नहीं, अरे आज करेंगे ताकि आप सर, पूरा अरब वर्ल्ड ईरान से परेशान था। दयाल साहब, पूरा अरब वर्ल्ड ईरान से परेशान था। अरब वर्ल्ड नहीं चाहता था कि नैरेटिव नहीं है, सच्चाई है ये। आप ईरान के अलबोर्ज इलाके में मिसाइल अटैक, ये खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आई है। ये देखिए, पुल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर है, जिसमें उनका कहना है, द यूएस इजरायली एनिमी टारगेटेड ईरान्स B1 bridge, a major engineering achievement and key infrastructure project in Alborz province। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और इंपॉर्टेंट पुल जो है, इसे बताता हुआ प्रेस टीवी के हवाले से खबर बताई जा रही है कि अमेरिका और इजराइल ने इस पर हमला करके इसको तोड़ दिया है। वापस जल्दी से रुक करते हैं। प्रमित जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दीपक वोरा जी के पास जाना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आप हर बार रोज जब आप हल्ला बोल में बैठते हैं, वैसे तो अब आप इंडिया में स्टार ही बन गए, रोज आप टीवी पे दिख रहे हैं अमेरिका से बैठ के। लेकिन प्रमित जी, एक से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है? जिसकी महीने का घर का खर्च ऊपर नीचे होगा, हमारे जैसे देश प्रभावित होंगे, अन्य देश प्रभावित होंगे। क्यों होंगे? हर देश में हस्तक्षेप क्यों करना है अमेरिका को? और अगर आपने इस तरह से किया है तो हॉर्मुज खुलवाना भी जिम्मेदारी है। युद्ध के पहले तो खुला हुआ था, किसने बॉम्ब किया ईरान को? हॉर्मुज खुलवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो काहे नहीं कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि डर रहा है अमेरिका आगे जाने में। नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो हमारे दूसरे अलाइज हैं, नेटो के अलाइज हैं या नेटो के देश हैं, वो भी आगे आए ना भाई। आज सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हॉर्मुज को वेपन के रूप में ईरान ने यूज किया है, अमेरिका ने यूज नहीं किया है। Iran has weaponized Hormuz to threaten the world and blackmail the world। तो भाई जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है वो भी हमारे साथ में आए। ये केवल ठीक है। दीपक वोरा जी, क्या इनकी बात में दम है? ये सीधा सीधा कहते हैं कि चाइना का जो वर्चस्व था 60% से ज्यादा, वो अपना तेल वगैरह इस रास्ते से ले जाता था, उस वर्चस्व को अमेरिका लॉन्ग टर्म में खत्म करने के लिए ये कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। जब आपके चैनल पर होता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए चाणक्य ने कहा था अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के पास जाए, यू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। मैं गुजरात के राजकोट में हूँ इस समय, और यहाँ पर आज कुछ सुबह में बहुत नाराज हो रहे थे कि हमारे स्टॉक मार्केट की तो वाट लग गई है। यहाँ पे तो सब लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, अमेरिका में डिफेंस इंडस्ट्रीज का फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। जो कहते हैं ईरान जीत गया है या जीत, इसका क्या मतलब होता है? कि वॉशिंग्टन में मुल्ला सरकार आएगी? दूसरा, यूएसए जीत गया है, इसका क्या मतलब है? कि ईरान में रेजिम चेंज होगा? अब ये डिमांड कर रहे हैं कि नो अटैक ऑन ईरान, इसका क्या मतलब होता है? ये कौन गारंटी आपको देगा? वो जो बेवकूफ है यूक्रेन वाला, वो भी यही कहता है गारंटी दो हम पे हमला नहीं होगा। कौन गारंटी देगा आपको?
मेरा अंकल देगा गारंटी? कौन देगा? और फिर अमेरिका सेज देयर विल बी नो नीड टू अटैक ईरान। ये प्रमित साहब, देयर विल बी नो फर्दर नीड, क्योंकि हम इतना उसको नपुंसक कर देंगे। अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है टू हिट ईरान वेरी बैडली। बेटा जितनी मर्जी हम वाह वाह बड़ी बड़ी बातें करें, द फैक्ट इज जो नुकसान हो रहा है वहां पर, उनकी करेंसी खत्म हो चुकी है। जब मैं वहां था मैडम, 1000 या कुछ आसपास, $1 के 1000 रियाल के आसपास मिलते थे, आज 15 लाख मिल रहे हैं। बहुत बहादुर है ईरान, मजा आ गया, राइट? दिस काइंड ऑफ स्टफ एन इकोनॉमिस्ट लाइक मी डजंट एक्सेप्ट। दूसरी चीज मैडम जो मैं आपको बताया था ना, आई विल कंप्लीट दिस। शुरू से डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं, यू लाइक हिम, यू डोंट लाइक हिम, इट्स इमटेरियल। शुरू से कहते रहे कि न्यूक्लियर हथियार उसके पास नहीं होने चाहिए। अगर बनाने की कोशिश कर रहा है तो किसके अगेंस्ट यूज करेगा? साउथ कोरिया के या नाइजीरिया के या अर्जेंटीना के? सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट। और ये कहना कि जो उसने कई बार कहा कि इजराइल डजंट हैव द राइट टू एग्जिस्ट, गुड, वेरी गुड। ये कहाँ है? सुन लीजिए। और फाइनली दीपक जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। अभी आप ईरान की बर्बादियों की कहानी सुना रहे थे कि किस तरह का नुकसान हो रहा है, जिस पर उन्होंने काली पट्टी बांध ली है। टॉप लीडरशिप खत्म होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमेरिकी हमले में IRGC के स्पेशल कमांडर की मौत हो गई है। हमले में स्पेशल यूनिट के IRGC कमांडर की मौत हुई है। तो जो लॉसेस की आप बात कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, बट इनको मतलब ऐसा ही, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था अपने शो में कि क्या अपने आप को इराक की तरफ बर्बाद कर लेना है तो फिर करते रहिए, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। अपनी बात कंक्लूड करें दीपक जी, फिर मैं इतना कहना चाहता था बेटा, इसका कोई जवाब नहीं है। किस हद तक आप मार खा सकते हैं? ना झुकेगा ना रुकेगा, पर थकेगा तो सही। कितनी मार खा लोगे? अल्टीमेटली आपको कहना पड़ेगा ओके, इनफ इज इनफ। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, आपकी मिसाइलें इधर उड़ रही हैं उधर। बेटा अमेरिका की ताकत के सामने, यू लाइक अमेरिका, यू डोंट लाइक अमेरिका, इट डजंट बॉदर मी, उसकी ताकत के सामने कोई आज खड़ा नहीं हो सकता, पीरियड। जमीर अब्बास साहब, इस पर एक छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं जनरल यश मोर के पास जाऊंगी। देखें, ये जो अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का जनाजा है, ये वॉर के बाद उठ जाएगा। और ये जो भूत हमारे जहनों में अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का था, अमेरिका में, मैं इनसे सवाल करता हूं, एक सवाल, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, ये एक सवाल का जवाब दे दें। अमेरिका में पावर टू हिट है, अमेरिका में पावर टू डिफेंड या डिफर है? ईरान बोल के मिसाइल मारता है, मिसाइल रोक नहीं पाते। अभी कहेंगे 80% रोक लेते हैं, 70% रोक लेते हैं। ईरान पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एवैक्स को मारता है सऊदी के एयरबेस में जाके, और वो भी ऐसा मारता है कि उसकी हेड और टेल पे नहीं जाता है, सीधा वहीं लगता है जहां पर उसके मेन कमांड सेंटर है। तो ईरान ने बहुत सारी चीजें दुनिया को दिखा दिया है, लेकिन ये भूत जो इतने साल से हॉलीवुड ने पूरी दुनिया में बताया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हैं, आ जाए होर्मुज में, आ जाए ग्राउंड इन्वेजन करके, कहां है अब्राहम लिंकन दुनिया के अंदर? ईरान, देखिए अमेरिका में, आपको अंजना जी एक चीज मैं बता दूं, ईरान, अमेरिका नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, कंप्लीट next 2-3 weeks में, the only achievement that America can show to its people is killing more civilians. That's only thing that they can do. आज सवाल यही है कि चश्मा बदल लीजिए, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग देख रहे हैं। मैं 1-2 लोगों से मिली, उन्होंने कहा इजराइल तो बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है इजराइल, क्योंकि वो प्रो ईरान थे। अब कुछ जो प्रो अमेरिका और इजराइल है, उनकी नजर में ईरान खत्म हो चुका है। तो ये तो अब नजरिया हो गया है, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर दोनों ही तरफ से अकड़ इनकी ठनी हुई है, ईरान तो ऐसा है, मतलब ऐसा बर्बादी वाले मोड में अंदर घुस चुका है। अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो नहीं रहा है, लेकिन अन्य देशों पर तो असर हो रहा है। ये किससे पूछा आपने? मेजर जनरल यश मोर से। अच्छा, थैंक यू, क्योंकि वो बात आपकी हमें सुनाई नहीं दी। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को जय हिंद और राम राम। जय। लड़ाई का जो है ये, दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस। और बहुत जो है 27 तारीख तक बातचीत चल रही थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं बातचीत पॉजिटिव, और 28 तारीख को अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर। लेकिन रूल्स चेंज हो गए इस लड़ाई के। द वे ईरान हैज, हम भी बहुत फैन है अमेरिकन मिलिट्री के, मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, देखा है हमने एज यंग कैप्टन जब इराक को इन्वेड किया था, फिर जब अफगानिस्तान घुसे थे लोग, पूरा नेटो इनके साथ था, और आईएसएफ को तो बहुत नजदीक से समझते थे हम कि किस प्रकार से अफगान, बट हर जगह दैट ओनली गॉड वी नो इज फायर पावर, दैट डजंट वर्क। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है।
और इस तरीके की अगर आप आइडियोलॉजी लेके करेंगे कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो और हम आपको बॉम्ब से गिराएंगे, अब फायर बैक शुरू हो गया। द वे ईरान हैज फॉट, ईरान की जिस प्रकार से रणनीति रही है, उन्होंने हॉरिजॉन्टली थिएटर को एक्सपैंड कर दिया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था 28 तारीख तक, अब क्यों खोलने की बात करो, वो तो खुला था, फिर बंद किसने किया? आपने क्यों अटैक किया ईरान के ऊपर? एंड द वे ईरान इज अटैकिंग लेजिटिमेट टारगेट्स, उन्होंने टारगेट लिस्ट दे दी है, पहले पूरी टारगेट लिस्ट पब्लिशाइज कर दी है कि ये टारगेट्स अभी हमारे, और इन टारगेट्स को हम हिट करेंगे पिन पॉइंट। सो ईरान ने इतने साल बिल्ड किया अपने आप को, और अभी तक ये ठीक है, आप पुल दिखा दोगे, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव है, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव, क्योंकि जो हमारे पास है, ट्विटर है, फेसबुक है, सारा का सारा प्रेस टीवी तो ईरान का है, वेरी लिटिल, ईरान का प्रेस टीवी ने किया ना, वेरी लिटिल वी नो फ्रॉम ईरान। एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, एयरफोर्स, उनकी एयरफोर्स का काम ड्रोन और मिसाइल कर रहे हैं, ठीक है, एयरफोर्स बर्बाद होगी, फ्लाई नहीं करेंगे एयरक्राफ्ट, डोमिनेशन ऑफ द एयर इज देयर विद अमेरिका, सारी दुनिया पे उनकी हाई सीज में डोमिनेशन है। अमेरिकन नेवी इज द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड ऑन प्लैनेट अर्थ, बट दे कांट एंटर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अंदर आ नहीं सकते उसको क्लीन करने के लिए। एम्फीबियस ऑपरेशन यूएस मरीन्स का, वी ऑल एक्सेप्ट दे आर द बेस्ट ट्रूप्स ऑन द वर्ल्ड, लेकिन कब आप उतरोगे ग्राउंड पर, तब क्या होगा आपका वहां पर, क्या हाल? आपने इतना मौका दे दिया, 1 महीना इनको तैयारी करने का। सो इट इज अ वॉर विच इज विदाउट अ पॉलिटिकल एम, विदाउट अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ए सेंसलेस वॉर ऑफ चॉइस, जिसको कि पूरी दुनिया सफर कर रही है। और मैं हैरान हूं, लोग अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं और इजराइल की, कुछ तो सोच लो, भारत के गरीब लोगों पर क्या असर है इस लड़ाई का। एंड वाई दिस वॉर, वाई, क्या जरूरत थी इस वॉर की, इस टाइम पे क्या जरूरत थी जब बातचीत चल रही थी? अब कहते हैं बातचीत के लिए तैयार है। धीरज कौल साहब, आपका रिस्पॉन्स इस पे? नमस्कार, पहले तो दोनों जर्नल्स को सल्यूट, एंड वोरा जी को भी नमस्कार। और देखिए, आपके कुछ पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, मैं वॉल स्ट्रीट से कनेक्टेड हूं, तो मैं नंबर्स में बताऊंगा। पहले ये समझना कि इस वॉर का यूएस में कोई इफेक्ट नहीं, आई थिंक दैट इज स्टुपिडिटी। हमारा मार्केट्स फ्यूचर, मैं आपको डाउ जोन्स देता हूं, 1.6% डाउन है, नैस्डैक 2% डाउन है, और 1.4% S&P डाउन है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस वॉर का रोज का खर्चा 15 से 20 बिलियन विद बी है, और 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से इवॉपरेट हो गए हैं। ये मार्केट कौन सी है? जहां पे अमेरिकन हार्ड वर्किंग लोगों का 401k इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये समझना बेवकूफी होगी कि इस वॉर ने हर दुनिया के किचन को, हर एक आम आदमी को इफेक्ट किया है। उसका तेल हरमुज से आए या ना आए, इट डज नॉट मैटर, इन्फ्लेशन विल हिट इट। मैं किसी से भी इस बारे में आर्ग्यू कर सकता हूं, आई वर्क इन द वॉल स्ट्रीट एरिया, सो दिस इज, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्फ। नंबर 2, इस वॉर का सबसे ज्यादा इफेक्ट उन कंट्रीज पे हुआ है जिनकी डेवलपिंग नेशंस हैं और जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, जैसे कि भारत। तो डेफिनेटली जो आपने पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, भारत जैसे देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। और आप प्लीज इस बात को समझिए कि अमेरिका में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इस वॉर के बिल्कुल खिलाफ है। यस, इट इज ट्रू। क्या हम आयतुल्ला फंडामेंटलिस्ट रिजीम को सपोर्ट करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। डज इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट? एब्सोल्युटली यस, बट दैट रिजीम शुड बी चेंज्ड बाय देयर ओन पीपल। मुझे ऐसा लगता है उस रिजीम को चेंज करना उनके खुद के लोगों का दायित्व है। देखिए, ट्रंप ने कुछ एजेंडाज रखे थे जो कि नॉन क्लियर हो चुके थे, और अपने स्पीच में क्लियर कर दिए कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। ईरान की एबिलिटी टू इफेक्ट डैमेज टू सराउंडिंग्स, जिसके अंदर उनकी एयरफोर्स, नेवी, उसको डिस्ट्रक्शन हुआ है, और मिसाइल्स और ड्रोन को। लेकिन उसका आंसर इमीडिएटली आपको दिख गया, एक मिसाइल उड़ के आया, इजराइल पे गिर भी गया इमीडिएटली आफ्टर द थिंग। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ और चीजें हैं, जैसे कि हीलियम। अगर आप हीलियम देखें तो वो बहुत स्कार्स हो चुकी है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो एनवीडिया है उसके अंदर भी बहुत गिराव देखा गया है। यूरिया, प्लास्टिक, यू पिक एनीथिंग, इट हैज नॉट बीन अनटच्ड। नंबर 3, ऑयल प्राइसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं $120 मैडम तक चली जाएंगी विद इन अ वीक। और इसका क्या मतलब है? जब $60 की थी, जैसे ही $10 बढ़ता है, ग्लोबल जीडीपी 0.2 to 0.4 श्रिंक होती है। ग्लोबल जीडीपी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर और भी बड़ा असर पड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिशा में ये वॉर जा रही है, हमने कई टीवी चैनल्स पे मैंने पहले भी बोला है कि ये इसको और इंटेंसिफाई करेंगे ताकि सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट हो, और टेबल पे ईरान आके बात करे। क्या ईरान की ऐसी रिजीम आ चुकी है? ठीक है, मैं इस पर लौटती हूँ, लेकिन आपकी 2 बातों से मैं सहमत नहीं हूं। एक कंपैरेटिव तरीके से देखना होगा कि जिस तरह का इंपैक्ट अरब देशों पर सीधे अटैक से हो रहा है या इजराइल पर सीधे अटैक्स के जरिए हो रहा है। हम इस मैप को दिखाना चाहते हैं, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए हमारे दर्शकों को, फुल स्क्रीन दिखाइए एक बार।
इसमें हमने जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स है वो आपके लिए निकाले हैं। ये जब आप देखेंगे तो इजराइल छोटा सा देश है, आप देख रहे हैं रेड डॉट्स कितने सारे, वो सारे अटैक्स हैं जो अलग अलग जगहों पर हुए हैं। यही ईरान में इतना बड़ा देश है, आप इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स देखिए। तो ये सारे देश सीधा मिसाइल झेल रहे हैं। 1800 से 2000 लोगों की मौत ऑफिशियली जो ऐलान है वो ईरान में हुई है, और 1200-1400 के आसपास लेबनान में, इजराइल में कम 20-25 ही अभी बताया जा रहा है वहां पर कम हुई है। सऊदी अरब देखिए एक और बड़ा देश है, लेकिन वहां भी आप देख रहे हैं 2-3 जगह रेड स्पॉट्स हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया है। और जो छोटे कंट्रीज हैं, देखिए कुवैत है, बहरीन है, कतार है, यूएई है, इन सब पर छोटे छोटे दिख रहे हैं। लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स ईरान में है उसकी भी तो तस्वीरें बाहर आएंगी। दूसरा, गैस, पेट्रोल, इन सब पर सीधे असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, अन्य देशों पर पड़ रहा है। कई देशों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी है, भारत ने अभी तक सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल पे बढ़ाया है, लेकिन ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है ये नहीं दिख रहा है। आप अमेरिकी शेयर बाजार और डाउ जोन्स का कंपैरिजन डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स और डायरेक्ट उससे करें तो ये अलग नजरिया है इसको देखने का। अब वापस से दिखा दीजिए, ये अटैक्स जो हो रहे हैं ना, ईरान की भी तस्वीरें बाहर आएंगी, क्योंकि अब ये तो प्रेस टीवी है और प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया है पुल का। ये तो किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है, अगर पुल टूटा है तो टूटा है, क्यों? और ये टारगेट आप हो रहे हैं तो हो रहे हैं। इस पर आपको बोलना चाहिए ना, जो दीपक वोरा जी ने कहा कि क्या स्थिति हो गई है। मैंने पहले भी आपसे पूछा तो आप सैयद जमीर साहब इस पर बोलने से बच गए। आप सोचिए कि किस तरह की वहां हमारी महंगाई हो गई है कि करोड़ का आपको नोट छापना पड़ रहा है, और वो भी 713 रुपए के बराबर है 1 करोड़। सैयद जमीर साहब, क्या मैं आंसर दे सकता हूं? सैयद जमीर साहब, कैन आई रिप्लाई? मैं मुझे बोलना है? बोलिए सैयद जमीर साहब। 1 करोड़ का नोट, वैल्यू 713 रुपए, ये हाल हो गया है। अंजना जी, ये नोट आपके सामने है, ठीक है? ये 50,000 तुमान है। ये 2006 में इसकी वैल्यू 2500 रुपीज थी। 20 साल में इस नोट की कीमत को गिरा के 40 रुपया कर दिया गया है। ये किसी मुल्क के ऊपर इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है तो क्या है? किसी मुल्क के ऊपर आप ऐसा कानून बना दें कि सब लोग आराम से रहें। जिस मुल्क के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल हो और 2nd लार्जेस्ट गैस हो, आपका नेटवर्क ही फ्रीज हो रहा है। उस मुल्क को इकोनॉमिक है, और फिर जो है कि भाई ये गिरा दिया गया, खुद से गिरा, ये खुद से गिरा है या न्यूक्लियर वेपन बनाने की सनक क्यों है? फिर आईएए से सब कुछ छिपाने की सनक क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने कह दिया डेथ टू ईरान, या ये साफ कर देंगे, वो करेंगे, मतलब क्या है ये डेथ टू अमेरिका करना? ये सब ये क्यों करना है? ये बाकी के भी तो खाड़ी देश है ना। आप देखिए कि विश्व भर के जो सबसे रईस लोग हैं जाके वहां पर रहते हैं, उनकी ग्रोथ रेट आप देखिए, उनकी स्थिति देखिए, और ईरान की हालत देखिए। क्यों अपने आप को अंधकार की तरफ ले गया ईरान? मैं इसका सवाल पे आए तो सिग्नल ही टूट रहा है इनका। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। फ्रीज कर गया आपका वो, लेकिन आवाज आ रही है, बोले। जी, मैं ये कह रहा हूं अंजना जी, सबसे पहले तो ये है कि आप मुझे ये तमाम अरब देश जो हैं, इनकी एक टेक्नोलॉजी बता दें जो उन्होंने खुद से डेवलप की हो। बहुत डेवलप्ड है, तो एक टेक्नोलॉजी बता दें जो खुद से। दुनिया में 6th टॉलेस्ट कम्युनिकेशन टावर तेहरान में, जो तेहरान ने खुद बनाया है। ईरान जो है दुनिया के जो एआई के कॉम्पिटिशंस होते हैं उसके अंदर टॉप 3 आता है। प्रमित जी, उनका कहना है कि आपने सैंक्शंस लगा के उनका ये हाल कर दिया। तो जैसा आपने कहा मैडम, अगर डेथ टू अमेरिका कहें, इजराइल को दुनिया के नक्शे से गायब करने की बात कहें, और हिजबुल्लाह और हमास को कंटिन्यूअस आप फंडिंग भी दें, मिसाइल्स भी दें, टेक्नोलॉजी भी दें, और उनसे आक्रमण करवाए हमारे सहयोगियों के ऊपर, और आगे जाके प्लान ये करें कि अगले 5-10 साल में उनकी वो कैपेबिलिटीज हो जाए कि मेनलैंड अमेरिका में अटैक करें, तो क्या हम उनको कितने की इजाजत देता है? अभी तो जिस तरह से ये युद्ध के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि रोज आप ही दोनों के साथ अभी बहस करनी पड़ेगी। तो कल फिर आप लोग अपने हाथ जो उठा रहे थे, कल चर्चा कर लीजिएगा। टू बी कंटिन्यूड अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल